हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 10 की। कुछ समस्याओं में उलझा हुआ पड़ा था, कुछ ज़्यादा ही व्यस्त था इन दिनों में, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। अब से मैं कोशिश करूँगा कि आगे आपके लिए लगातार वीडियो बनाता रहूँ और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा करवा दूँ। तो चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 10 की हमें शुरुआत करनी है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है कार्बोनिल यौगिक एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोनिल यौगिक तक हमने पूरा पढ़ लिया था और आज इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है COOH। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या हैं? सबसे पहले हमने ये देखा कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे फॉर्मिक अम्ल का नाम तो आपने अच्छे से सुना होगा, HCOH। तो यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें COOH समूह विद्यमान है और इसका नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। HCOOH फॉर्मिक अम्ल, जो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, लाल चींटी जो होती है उसके अंदर ये अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा जैसे CH3COOH, इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों? इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ये दो उदाहरण मैंने आपके सामने लिए, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है। बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जिनके अंदर COOH समूह उपस्थित होता है और COOH समूह रखने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो समूह होता है COOH जो समूह होता है उसमें आपको पता है ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में एक तो कार्बोनिल समूह है। ये कौन सा समूह है बच्चों? कार्बोनिल समूह है। और ये कौन सा समूह है? एल्कोहलिक समूह है। एल्कोहलिक समूह है। कि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हुए भी, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हुए भी यह कार्बोनिल यौगिकों के साथ नहीं रखा गया, अर्थात यह कार्बोनिल यौगिक नहीं होता। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में या कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, उसके बावजूद इसको
कार्बोनिल यौगिक नहीं कहा जाता? कारण बताइए। तो देखिएगा, जो एल्कोहलिक समूह है, एल्कोहलिक समूह में ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर इस CO समूह के साथ अनुनाद में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो अनुनाद में भाग लेंगे तो बताओ ये लोन पेयर यहाँ पर मूव करेगा, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगी। तो अब क्या बनेगा देखिएगा, COO पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पर पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 4। ऑक्सीजन जब 2 बना के रखता है, द्विबंधित होता है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के पास में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर होते हैं। अब कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब देखिएगा, इस अनुनाद के कारण से इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में CO समूह के मुक्त गुणधर्म क्या हो जाते हैं? अनुपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण से कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोनिल समूह होते हुए भी इसे कार्बोनिल यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो प्रश्न क्या आएगा और उसका उत्तर क्या होगा वो सुन लीजिएगा। प्रश्न ये आ सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, उसके बावजूद इन्हें कार्बोनिल समूह के साथ नहीं रखा गया है, कार्बोनिल यौगिकों के साथ नहीं रखा जाता, या ये कार्बोनिल यौगिक नहीं होते, इनको एक अलग नाम दिया गया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा गया है। कारण बताओ। तो आप ये कहोगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो OH समूह है, उस OH समूह का जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस CO समूह के साथ अनुनाद में क्या लेता है? भाग लेता है, जिसके कारण से CO समूह के जो मुक्त गुणधर्म होते हैं, CO समूह के मुक्त गुणधर्म समाप्त हो जाते हैं। और इसी कारण से कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण की। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इसके अंदर वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। तो देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण की 2 पद्धतियां हमारे सिलेबस में है। नंबर 1 सामान्य नाम पद्धति और दूसरी है IUPAC पद्धति। सबसे पहली बात हम करते हैं सामान्य नाम पद्धति की। तो देखिएगा, सामान्य नाम पद्धति में आपको क्या करना होता है? सामान्य नाम पद्धति में आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि उस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने कार्बन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने कार्बन है? मान लीजिएगा उसमें 1 कार्बन है, तो आपको एक शब्द काम में लेना है जिसका नाम है फॉर्म। क्या नाम है बच्चों? फॉर्म। यदि 2 कार्बन है तो आपको एसिड शब्द काम में लेना है। 3 कार्बन है तो आपको ब्यूटेट शब्द काम में लेना है। 3 कार्बन के लिए आपको प्रोपियोन शब्द काम में लेना है। 4 कार्बन के लिए आपको ब्यूटेट शब्द काम में लेना है और 5 कार्बन के लिए आपको वेलर शब्द काम में लेना है। क्या बताया मैंने कि यदि आप किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य नाम लिखते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने कार्बन हैं। यदि 1 कार्बन हो तो आप सबसे पहले लिखोगे फॉर्म। आगे क्या लिखना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए वेलर। और उसके बाद में आप एक अनुलग्न लगाओगे और उस अनुलग्न को हम कहेंगे इक अम्ल। जैसे 1 कार्बन का आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हो,
एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, HCOOH, इसका आपको सामान्य नाम लिखना है। तो बताओ इसमें कितने कार्बन है? एक। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्म, उसके बाद में अनुलग्न लगाएंगे इक अम्ल, तो बताओ नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? फॉर्मिक अम्ल। दो कार्बन हो तो जैसे CH3COOH, तो बताओ इसमें कितने कार्बन है? दो। तो दो कार्बन के लिए आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करोगे? एसिड प्लस इक अम्ल, तो बताओ क्या नाम हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनिक अम्ल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीरिक अम्ल, 5 कार्बन के लिए वेलेरिक अम्ल नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो सामान्य नाम पद्धति तो बहुत इजी सी है। यदि एक कार्बन हो तो फॉर्मिक अम्ल, 2 कार्बन हो तो एसिटिक अम्ल, 3 कार्बन हो तो प्रोपियोनिक अम्ल, 4 कार्बन हो तो ब्यूटीरिक अम्ल और 5 कार्बन हो तो वेलेरिक अम्ल। आईयूपीएसी पद्धति में आपको क्या करना है? आईयूपीएसी पद्धति में कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण एल्केनोइक अम्ल के रूप में लिखा जाता है, यानी एल्केन प्लस ओइक अम्ल, एल्केन प्लस ओइक अम्ल। जैसे एक कार्बन हो तो मेथेन प्लस ओइक अम्ल, तो एक साथ जोड़ करके जब हम इसको बोलेंगे तो क्या नाम बोलेंगे? मेथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन हो तो एथेन, तो एथेनोइक अम्ल। 3 कार्बन हो तो प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं नामकरण की, जिसमें हम सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों एक साथ लिखेंगे। आप इस चैप्टर के नोट्स जो हैं मेरे वीडियो के साथ साथ नोट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता की वजह से मैं आपको हो सकता है इस चैप्टर के आगे के नोट्स उपलब्ध ना करवा पाऊँ, और जो पहले करवाए हैं वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और इसके बाद का जो चैप्टर है एमीन वाला, उसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी ही। ठीक है, जैसे ही ये चैप्टर पूरा होता है तो हम अगले चैप्टर के नोट्स आप तक पहुंचा देंगे। तो देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे पहला एग्जांपल है HCOOH, इसका मैं यहाँ पे लिखूँगा सामान्य नाम और यहाँ लिखूँगा मैं आईयूपीएसी नाम। तो बताओ एक कार्बन को क्या कहते हैं? फॉर्म, तो फॉर्म प्लस इक क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और आईयूपीएसी नाम एक कार्बन के लिए हम क्या काम में लेते हैं? मेथ, तो मेथेनोइक अम्ल, मेथेन प्लस ओइक, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, जैसे CH3COOH, 2 कार्बन है तो एसिड प्लस इक, बताओ क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 2 कार्बन के लिए क्या काम में लिया जाता है? एथेन, तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। चलो 3 कार्बन लेते हैं, CH3CH2COOH, बताओ प्रोपियोनिक अम्ल। और आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। दोनों में अंतर है, देखो यहाँ पे प्रोपियोन प्लस इक लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रोपेन प्लस ओइक। ठीक है, चलो 4 कार्बन का एसिड लेते हैं, CH3CH2CH2COOH, तो जल्दी से बताइएगा इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं सामान्य नाम पद्धति में? ब्यूटिल, तो ब्यूटिल प्लस इक अम्ल, तो हम इसको क्या लिख देंगे? ब्यूटीरिक अम्ल। और आईयूपीएसी पद्धति में 4 कार्बन को ब्यूटेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। 5 कार्बन के लिए बताओ, CH3CH2CH2COOH, 5 कार्बन को क्या बोला हमने? वेलर, तो वेलर प्लस इक, बताओ क्या नाम हो जाएगा? वेलेरिक अम्ल, वेलेरिक अम्ल। और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 5 कार्बन को पेंटेन, यानी पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक
अम्ल, ठीक है। एल्केन रूप में लिखा जा रहा है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है तो फिर हम एल्कीन की फॉर्म में लिखते हैं और डबल बॉन्ड की स्थिति भी हमें बतानी पड़ती है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण के एग्जाम्पल दिए। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, देखिएगा। जैसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH समूह की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई में विभाजित किया जा सकता है। यदि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक COH समूह है तो उसे हम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, 2 COH समूह है तो उसे हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, और 3 COH समूह है तो उसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिएगा। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे COOH, COOH, इसे कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि इसका जो सामान्य नाम होता है, कौन सा नाम, सामान्य नाम, वो क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। ये नाम आपको डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र लिखिए, तो आपको ऑक्जेलिक अम्ल का ये सूत्र लिखना होता है। हालांकि इसमें 2 जल के अणु भी होते हैं आगे, लेकिन उसको हम यहाँ पे श्योर नहीं करेंगे, निर्जल ऑक्जेलिक अम्ल मान के चल रहे हैं, ठीक है। निर्जल का मतलब जिसमें जल नहीं है। तो बताओ ये क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सामान्य नाम आपको डायरेक्टली याद रखना है। आईपीसी नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 2, 2 के लिए क्या बोलेंगे, एथेन, और 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो हम क्या बोलेंगे, बताओ। इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथेन डाइओइक अम्ल, एथेन डाइओइक अम्ल। सर एथेन डाइओइक क्यों बोला, क्योंकि इसमें 2 ओइक अम्ल है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का आईपीसी नाम आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, एथेन डाइओइक अम्ल। अब जैसे मैंने लिया COOH और बीच में एक CH2 लगा दिया, इसका सामान्य नाम होता है मेलोनिक अम्ल। क्या होता है बच्चों इसका सामान्य नाम, मेलोनिक अम्ल, ठीक है। और इसका आईपीसी नाम क्या होगा, कितने कार्बन इसके अंदर, 3, तो प्रोपेन डाइओइक अम्ल, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 कार्बन है तो 3 को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन, और 2 ओइक अम्ल है इसलिए डाइओइक अम्ल बोल देंगे। अब देखो एक और CH2 लगा दें बीच में, तो बताओ इसका नाम हो जाएगा, सामान्य नाम है सक्सिनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सक्सिनिक अम्ल। एक और एक CH2 और लगाते ही नाम हो जाएगा सक्सिनिक अम्ल। आप इसको एक क्रम में याद रख सकते हैं, OMS। O का मतलब ऑक्जेलिक, जब कोई CH2 नहीं हो तो ऑक्जेलिक, एक CH2 बीच में आ जाए तो मेलोनिक, 2 CH2 बीच में आ जाए तो सक्सेनिक। आईपीसी नाम क्या होगा, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। जैसे आपसे वो परीक्षा प्रश्न पूछ ले कि सक्सेनिक अम्ल का आईपीसी नाम क्या होगा, तो आपको सबसे पहले सक्सेनिक अम्ल का फॉर्मूला आना चाहिए और उसका आईपीसी नाम क्या होगा, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। यदि हम एक और CH2 लगा दें, एक और CH2 यदि हम इसे कहते हैं ग्लूटेरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको बच्चों, ग्लूटेरिक अम्ल। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, जी लिख देंगे, OMSG। और इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने कार्बन थे, यहाँ पर कितने के थे, 2 CH2 था ना, एक और लगाना था, एक ज़्यादा लगा दिया मैंने, तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 पेंटेन डाइओइक अम्ल। तो देखो जब कोई CH2 बीच में नहीं था तब नाम क्या था, ऑक्जेलिक अम्ल। 2 COH के बीच में एक CH2 आया तो मेलोनिक अम्ल, 2 CH2 आ गए तो सक्सेनिक अम्ल,
3 CH2 आ गए तो उसे क्या बोला, ग्लूटेरिक अम्ल बोला। और IUPAC नाम क्या हो गया, पेंटेन डाइओइक अम्ल। यदि हम एक और CH2 बीच में लगा दें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें कितने हैं, 3 है ना, तो 4 कर देते हैं अपन इसको। आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। तो मुझे बताओ सामान्य नाम क्या होगा, एडिपिक अम्ल। यहाँ लिख देता हूँ नीचे, सामान्य नाम होगा एडिपिक अम्ल, यानी इसको हम ए बोले यदि याद रखने की दृष्टि से, तो एक क्रम बन जाएगा OMSGA। ए का मतलब एडिपिक अम्ल। और IUPAC नाम बोल दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो IUPAC नाम होगा हेक्सेन डाइओइक अम्ल। और अब एक और CH2 लगा दें तो उसका नाम होगा पीमेलिक अम्ल। लास्ट है CH2 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 COOH COOH। तो बताओ यहाँ पर कितने CH2 बीच में लगा दिए मैंने, 5। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलेंगे पीमेलिक अम्ल। पीमेलिक अम्ल, और इसको हम P से डिनोट कर देंगे याद रखने की दृष्टि से। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 7 कार्बन हो गए। तो बताओ 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। तो हेप्टेनोइक अम्ल। तो ये इतना नामकरण आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का आना चाहिए, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल, बीच में कोई CH2 है क्या, बताओ, नहीं है। एक CH2 आया तो मेलोनिक अम्ल, 2 CH2 आ गए तो सक्सेनिक अम्ल, 3 CH2 आ गए, 1 2 3 बीच में 2 COH के बीच में तो ग्लूटेरिक अम्ल, 4 आ गए तो एडिपिक अम्ल, और 5 CH2 आ गए तो उसे हम क्या कहते हैं, पीमेलिक अम्ल कहते हैं। तो ये था कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण, जिसमें हमने सामान्य नामकरण और IUPAC नामकरण दोनों देख लिया। इसमें से आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे वो आपसे कहेगा मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम लिखो, प्रोपेन डाइओइक अम्ल, या वो आपसे कह सकता है कि प्रोपेन डाइओइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा, तो प्रोपेन डाइओइक अम्ल का सामान्य नाम होगा मेलोनिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार वो आपसे पूछ सकता है कि पेंटेन डाइओइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा, ग्लूटेरिक अम्ल, या ग्लूटेरिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, पेंटेन डाइओइक अम्ल। एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको इनकी नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि COH जो समूह है उनकी स्थिति यहाँ पर नहीं बदल सकती। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 1 2 3 4, तो ये 1 पे ही रहने वाला है, ये 4 पे ही रहने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर नंबरिंग ना करें तो वो बेटर रहता है। तो आपको नंबरिंग यहाँ पर नहीं करनी है, यानी इसको 1,4 ब्यूटेन डाइओइक बोलने की बजाय आप इसको सिर्फ क्या बोले, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक अम्ल बोलने की बजाय सिर्फ आपको इसको क्या बोलना है, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। इसके बाद में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियां। तो हमारा अगला टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियों की यदि बात करें तो इसमें पहली विधि आती है साइनाइड के जल अपघटन से। नंबर 1 है साइनाइड के जल अपघटन से। देखिएगा ये होता है हमारा साइनाइड RC∼N। इसका आपको क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। सर जल अपघटन का मतलब क्या होता है कि जल के साथ अभिक्रिया करवानी है। जल के साथ क्या करवानी है, अभिक्रिया। तो जब आप
साइनाइड का जल अपघटन करवाते हो तो आपको उत्प्रेरक के रूप में अम्ल या क्षार की क्या होती है आवश्यकता। यानी जब भी हम जल अपघटन करवाएंगे तो या तो अम्लीय माध्यम लेंगे या कौन सा माध्यम लेंगे, क्षारीय माध्यम लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम जल अपघटन करवाते हैं साइनाइड का तो या तो अम्लीय माध्यम लेते हैं या कौन सा माध्यम लेते हैं, क्षारीय माध्यम। तो जब साइनाइड का जल अपघटन होता है तो सबसे पहले एमाइड बनता है। सर कैसे बनेगा? आपको करना क्या है कि जल के पास जो 2 हाइड्रोजन हैं उनको तो नाइट्रोजन पे जोड़ देना है। सर जोड़ दिया, अब क्या करें बताओ? और जल का जो ऑक्सीजन है ना वो कार्बन के ऊपर जोड़ देना है। तो देखो क्या बन गया, एमाइड। समझ में आई मेरी बात? कि साइनाइड का जल अपघटन करवाते समय सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जल अपघटन या तो अम्लीय माध्यम में करवाया जाता है या क्षारीय माध्यम में। ठीक है, जल अपघटन करवाते समय आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक जल का अणु लेना है। उस जल के अणु की जो 2 हाइड्रोजन है उसको नाइट्रोजन पे जोड़ देना है। सर जोड़ दिया। और ऑक्सीजन को किस पे जोड़ना है? सर कार्बन पे जोड़ देंगे। जोड़ दिया। तो सर ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी रहने वाली है, 4। फिर हम इसका फिर जल अपघटन करवाएंगे H2 और माध्यम वही होगा अम्लीय या क्षारीय। तो अब क्या होगा देखो, इस जल के पास में आपको पता है जल को हम लिख सकते हैं H+ और OH-। वो H+ इस NH2 से क्रिया करेगा तो ये NH2 यहाँ से बाहर निकलेगा, H से क्रिया करके क्या बनाएगा, अमोनिया गैस। तो हम अमोनिया को तो बाहर निकाल देंगे। और बताओ इसका जो OH है वो इसके ऊपर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो क्या बन जाएगा, RCOOH। तो क्या बन गया बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि साइनाइड की अभिक्रिया जब जल के 2 अणुओं के साथ करवाई जाती है तब तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और जब जल के 1 अणु के साथ करवाई जाती है तो एमाइड बनता है। एक अणु के साथ जब हम एक जल के अणु के साथ जब या साइनाइड की अभिक्रिया एक जल के अणु के साथ करवाते हैं तो उसको आंशिक जल अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंशिक जल अपघटन। तो यहां से लेकर यहां तक की जो प्रोसेस है वो तो है आंशिक जल अपघटन। और जब जल के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो उसे हम कहते हैं पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन। तो बताओ ये क्या है, पूर्ण जल अपघटन। तो आपसे पूछ लिया जाए कि साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करवाया जाए तब तो क्या बनेगा, एमाइड। और जब साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाया जाए तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करवाने पर एमाइड बनता है और साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। सर हमें परीक्षा में लिखा हुआ नहीं मिले तो क्या करना है कि सर आंशिक करवाएं कि पूर्ण करवाएं? तो आपको ध्यान रखना है कि जब परीक्षा में कुछ भी ना कहा जाए तो आपको पूर्ण जल अपघटन करवाना है। मतलब जैसे मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे लिख के दे दे H2O और यहाँ पे लिख के दे दे H+। अब यहाँ पे जल का एक अणु लिखा हुआ है, आपको कितने लिखने हैं, 2। मतलब एक लिखा हुआ है, मान्य 2 ही हैं। जब तक वो ये ना कहे कि आंशिक करवाना है तो बताओ आपको क्या बना देना है, CH3COOH। लेकिन वो यहाँ पे लिख के दे दे आंशिक करवाना है। सर यहाँ पे एक ही जल का अणु लिखा हुआ है फिर भी आपने ये क्यों बनाया? क्योंकि जब कुछ नहीं कहा जाता तो हमें पूर्ण जल अपघटन ही करवाना है, चाहे 1 लिख के चाहे 2 लिख के दे, आपको पूर्ण करवाना। लेकिन वो आपको कोष्टक में लिख दे कि आंशिक करवाओ तो फिर आपको ये नहीं बनाना, आपको क्या बना देना है, CONH2। तो ये थी कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की पहली विधि। इसके आगे की विधि अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।